हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इको के रिवीजन के रूप में एमसीक्यूज करेंगे। इंडिविजुअल रिवीजन जो है मेरे चैप्टर्स का वो तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया ही है। ओके, तो अब हम एमसीक्यूज करेंगे जो इको और मैनेजमेंट के बीच में जो पार्ट में 50 एमसीक्यूज दिए हुए हैं मॉड्यूल में, वो अब हम करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। पहला है ceteris paribus means। ceteris paribus क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये हमने किसमें देखा था? लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड सेज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ceteris paribus द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। सेकेंड है इफ एनी इकोनॉमी रिमेन्स एट अ पॉइंट बिलो द पीपीसी फ्रंटायर, बिलो द पीपीसी फ्रंटायर, तो दैट इंडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई इकोनॉमी है जो पीपीसी के बिलो काम कर रही है, जैसे हमने ये देखा था कि ये मेरा पीपीसी कर्व है, ठीक है, ये पीपीसी कर्व है। अब पीपीसी कर्व के अंदर कोई पॉइंट है तो वो हमें क्या बता रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट या अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और अगर ये इसके ऊपर पॉइंट आते तो हमने ये देखा था कि अगर कोई भी पॉइंट फ्रंटायर पे लाई करता है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स में वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा है। अगर इसके बाहर अगर हमें कोई पॉइंट मिलता है तो हमने ये भी देखा था कि इसके बाहर का जो पॉइंट होगा तो वो क्या आएगा? अनअचीवेबल। ठीक है, आप उसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली ये फ्रंटायर इसलिए है कि ये हमें रिसोर्सेज बताता है कि इन रिसोर्सेज में, गिवन रिसोर्सेज में कोई भी इकोनॉमी वाई प्रोडक्ट या एक्स प्रोडक्ट, कोई भी जो कॉम्बिनेशन वो ले रहा है तो उसमें वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई इकोनॉमी, कोई भी पॉइंट जो फ्रंटायर के बिलो लाई करता है वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर यूटिलाइजेशन शो करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना cannot be explained by the law of diminishing marginal utility। तो diminishing marginal utility जो है उस लॉ के अंदर ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स नहीं आता है। बाकी सारे वेबलन इफेक्ट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब हमने देखे थे, बट ये जो चीज है डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ये नहीं आएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन द इक्विलिब्रियम आउटपुट इक्वल टू 10 if the short run total cost function is given by C is equal to this। तो यहाँ पर जहां जहां Q दिखा है आपको, यहाँ पर इन्होंने Q की वैल्यू क्या दी है? 10। तो जहां जहां आपको यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? C is equal to 0.04 into 10 raised to 3 minus 0.9 into 10 raised to 2 plus 10 into 10 plus 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आज आपका आंसर आएगा 50। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट कर्व। यहाँ पे हमने, ये प्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें हमने देखा था कि जब हमारी टीपी राइज करती है तो इसके मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पर हमारा जो एमपी है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एमपी जो है वो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट जब टीपी का होता है उसी पॉइंट पर एमपी जो है वो हमारा 0 होता है। अ फर्म फेसेस शटडाउन सिचुएशन इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई भी फर्म है और उसको अगर उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट की जगह हमने ये भी देखा था कि एबीसी अगर कवर नहीं हो रही है, अगर उसका एबीसी भी कवर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या मालूम पड़ रहा है इससे कि जो आपकी प्राइस है वो एबीसी को भी कवर कर पा रही, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर कवर नहीं कर पा रही है कोई भी फर्म, तो उसको क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। ये हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म को अगर वो एबीसी भी कवर कर नहीं पा रही है तो उसे शट डाउन कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दीज अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी। मनी की डिमांड पे हमने देखा था कि मनी की डिमांड कौन कौन सी चीजों से अफेक्ट होती है। रियल इनकम से। रियल इनकम मतलब कि वो इनकम जो आपकी इन्फ्लेशन के बाद भी अगर आपके पास उसका अगर प्राइस कम हो रहा है और कम होने के कारण आपकी जेब में कुछ पैसे बच रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी रियल इनकम। तो रियल इनकम, प्राइस लेवल, इन सबको देखा था। ये तीनों ही चीजें थी कि जो डिमांड, मनी की डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, रियल इनकम भी था, प्राइस लेवल भी डिमांड को अफेक्ट करती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी करता है। ये हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द थ्री। विच इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए कौन सा हमारा एपेक्स बैंक है। आरबीआई तो हमारा क्या है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो एपेक्स बैंक है पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए नहीं है। नेबार्ड जो है वो है हमारी एपेक्स बैंक। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट को, रूरल एग्रीकल्चरल क्रेडिट को देने के लिए, लोन्स देने के लिए मानी जाती है। बाकी सिडबी और आईडीबीआई ये दोनों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, तो इसका आंसर क्या होगा, कमर्शियल पेपर। ये हमने देखा था कि जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं ये हमारे होते हैं सिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है, और टी बिल्स कौन से देखे थे हमने, टी बिल्स भी देखे थे, 90 डेज के देखे थे, 182 डेज के देखे थे, 364 डेज के देखे थे। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैक्सिमम वो भी देखी थी हमने कि मैक्सिमम टेन्योर कितना है, 90 डेज का है। और ये सारे जो है वो सिक्योर्ड है। ठीक है, ये तीनों चीजें फिर भी सिक्योर्ड है, पर कमर्शियल पेपर जो है वो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है if the price of the cake rises from 12 to 20 and as a result of which the daily sales decreases from 300 to 200 pieces, तो ये आपको क्या करना है, देखिए P1 क्या दिया है हमारे पास 12, P2 कितना दिया है 20, और डेली सेल क्या हो गई, Q1 हमारा क्या था 300 और Q2 क्या था हमारा 200। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये करेंगे चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q, वो फॉर्मूला लगाएंगे। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इस तरीके से आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन करोगे। और चेंज निकालने के लिए क्या करोगे, चेंज इन Q और चेंज इन P कितना होगा, चेंज इन P कितना है आपका 12 से 20 हो गया, तो ये हो जाएगा -8, और Q कितना हुआ 200 माइनस 100 दैट इज, ठीक है, ये आपका +8 है ना। तो Q आपका क्या आया -100 और P चेंज इन P कितना आया +8। अब इसको आप फॉर्मूले में रखोगे तो आपको ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर सही कौन सा है, शायद 0.5 है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, Adam Smith. In the case of straight line demand curve meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be 1. हमने देखा था कि जब भी लीनियर डिमांड कर्व बनता है, लीनियर डिमांड कर्व बनता है तो हमारा जो पोजीशन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मोर देन 1 है, यहाँ पे इंफिनिटी है। मिड पॉइंट पे E की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, फिर यहाँ पे लेस देन 1 होता है और यहाँ पे E कितना होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है जो दो एक्सिस को मीट कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से जॉइंट है। ऐसा जो लीनियर डिमांड कर्व है इससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिड पॉइंट पे 1 होगी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, in case of inferior goods the income elasticity of demand is, income elasticity पूछी है, इसका मतलब क्या, inferior goods मतलब क्या, ऐसे goods जिसमें हम क्या करते हैं इनकम के बढ़ने पर
जो इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने देखा था नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इनकी इलास्टिसिटी भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव एंड मोर देन वन। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई refers to the degree of responsiveness of the supply of good to change in its price. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में हमने क्या देखा था, हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं डिमांड या सप्लाई के साथ, पर उसका दूसरा वेरिएंट कौन सा होता है, प्राइस। नेक्स्ट 15th, solutions of central problems. Solutions for the central problems in the capitalist economy is done through. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर है तो उसके अंदर हमेशा हम क्या देखेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। किसके थ्रू सॉल्व होती है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस मार्केट में जो ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी या लेजे फेयर इकोनॉमी बोला था हमने। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो किंग होता है, तो कंज्यूमर सोवेरेनिटी देखने को मिलती है हमें। हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म, जो प्राइजेस हैं या जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब कंज्यूमर से रिलेट करते हैं, कंज्यूमर की चॉइस से रिलेट करते हैं, और वहां पे भी डिमांड सप्लाई फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर इन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अगर हमें कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम चाहिए इंडिफरेंस कर्व में, तो इंडिफरेंस कर्व हमारा कैसा बना था, ये देखे थे हमने, IC, IC1, IC2, IC3। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अगर चाहिए किसी भी कंज्यूमर को तो सिर्फ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन नहीं चाहिए। इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ होगा, जहां पे इंडिफरेंस मैप, जहां पर इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन दोनों ही मिलेंगे। हमने इस तरह का डायग्राम देखा था, अगर आपको याद हो कि वो टेंजेंट होता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, जब IC भी होगा, बजट लाइन भी होगी, और बजट लाइन के लिए कंडीशन क्या थी कि बजट लाइन टेंजेंट होगी जिस भी IC कर्व को, उसी पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है द फर्म्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹20 एट 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो आपकी देखिए AFC कितनी दी है, AFC क्या होता है आपका, AFC क्या होता है, TFC अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अब आपका AFC कितना दिया है, 20 दिया है, ये 20 दिया है, तो TFC निकल जाएगा इससे। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 6 हैं, तो आपका TFC कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 पर आपका व्हाट विल बी TFC एट द 4 यूनिट्स, तो क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द फर्म्स प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम। अगर आपको कोई भी फर्म के प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरे रेगुलर क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्म क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, लॉसेस भी कमाती है। तो अगर आपकी फर्म AC इज इक्वल टू AR है, तो यहाँ ये कौन सी कंडीशन होगी, नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है AR से, तो फिर क्या कंडीशन होगी आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो आपको लॉसेस होंगे, और अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो आपको क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में, ठीक है, तो
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अगर हमें देखनी है कि फर्स्ट फर्म का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, तो हमने ये भी देखा था, ये तो हमने चीजें ग्राफ बनाने के लिए देखी थी, ठीक है, पर हमने ये भी देखा था कि जो हमारा फर्म का प्रॉफिट है ये कब होगा। जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी हमने देखा था इक्विलिब्रियम कैसे होगा, परफेक्ट कंपटीशन में या किसी भी मार्केट कंडीशन में हमने दो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स देखे थे। पहला पॉइंट देखा था कि MC शुड बी इक्वल टू MR, और दूसरा पॉइंट ये देखा था हमने कि MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, MC इज इक्वल टू MR। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है किसी भी फर्म के लिए कि वो प्रॉफिट में उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करे। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिगिंस टू बी नेगेटिव द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देखिए इस तरह का हमने डायग्राम बनाया था, अभी बनाया है ऊपर, ये मेरा TP है और ये है मेरा MP। तो आप देख सकते हैं कि जब MP नेगेटिव होना स्टार्ट हो रहा है तो TP क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डिप्रेशन द RBI शुड, अगर डिप्रेशन है इकोनॉमी में तो RBI को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है डिक्रीज द बैंक रेट। बैंक रेट, ये भी हमने देखा था कि बैंक रेट जो है वो RBI के हाथ में होती है कि बैंक रेट को क्या वो किस तरीके से करती है। अब बैंक रेट क्या होती है, जिस रेट से कि RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन्स दे रही, तो अगर वो उसको डिक्रीज करेगी, ठीक है, अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा, ये हमने नॉर्मल क्लास में देखा था कि हमारी बैंक रेट जो है वो अगर डिक्रीज होती है तो हमारा जो लेंडिंग रेट है, जो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को देती हैं जिस रेट से, वो भी कम होगा। अब ये कम होगा तो क्या होगा कि लोग बाग लोन लेने के लिए बैंक से वो इंड्यूस होंगे, तो डिप्रेशन में उनको सस्ता पैसा अगर मिलेगा तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्रेशन में RBI क्या करती है, बैंक रेट डिक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी पॉइंट विच लाइज बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व indicates unemployment, ये हमने अभी ऊपर देखा है। The demand curve slopes downward to the right because of, तो जो डिमांड कर्व है हमारा वो किस वजह से डाउनवर्ड जाता है, टू द राइट, क्यों, क्योंकि देखो ये गिफन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्पेक्युलेटिव इफेक्ट, ये सारे क्या थे हमारे, ये सारे वो गुड्स हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि आपका डिमांड कर्व जो है वो उसके अंदर प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है आपकी बढ़ती है। ये एक्सेप्शंस हैं इसके, लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर मेरा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, जो कि नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो इसी के कारण है, तो अगर वो स्लोप कर रहा है तो तीसरा कौन सा हमारे पास, चौथा क्या है, इनकम इफेक्ट के कारण वो नीचे डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि बाकी तीन जो है वो तो एक्सेप्शन है जो आपको घुमाने के लिए दिए गए। द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, टेक्नोलॉजी, इनपुट प्राइसेस, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन से हो सकते हैं, डिमांड में हम क्या देखते हैं, क्या क्या चीजें थी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स था, इनपुट की प्राइसेस भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी थी, तो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स आपका क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स है डिमांड का। बाकी ये जो दोनों तीनों थे ये सब क्या है, ये हमने सप्लाई में देखे थे और सप्लाई से रिलेटेड थे, पर ये इनपुट के डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में नहीं थे। डिमांड का डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या था, एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम, फिर हमारा पॉपुलेशन था, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, ये सब देखे थे हमने। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स ही क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री दो ही तरह के रिलेटेड गुड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इज डिटरमाइंड बाय, देखो हमने ये भी देखा था कि डिमांड की इलास्टिसिटी किस किस चीजों से डिपेंड करती है, या तो वो नेचर की, कमोडिटी का नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है, उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या है वो भी डिपेंड करते हैं, वैरायटी ऑफ यूजर्स में अगर जा रहा है तो भी बहुत से हमने देखा था, अगर नेचर ऑफ द कमोडिटी है वो भी हमने देखा था। तो ये सारे ही फैक्टर्स जो है ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैटर करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि डिमांड कैसी होगी किसी भी प्रोडक्ट की। मिल्क ले लो या सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी ले लो, तो हमने हर चीज में देखा था, ये रेगुलर क्लास में बहुत बार हो चुका है क्वेश्चन। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में क्या है, चेंज क्या है, कम है, क्वांटिटी सप्लाइड हमारा चेंज कम है और प्राइस हमारी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, मतलब प्राइस में चेंजेस ज्यादा है और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस जो है वो कम है, तो सप्लाई कैसी होगी बताइए, ये हमने रेगुलर क्लास में बहुत बार किया है। सप्लाई होगी इनइलास्टिक, ठीक है, क्योंकि इनइलास्टिक हम यही तभी बोलते हैं जब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क नहीं आता। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये हमारा है रिटर्न्स टू स्केल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर है। तो रिटर्न्स टू स्केल हमने जब देखा था तो हमने क्या देखा था कि ये लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, फिर हमने ये भी देखा था कि इसके 3 फेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कुछ याद आया सभी को? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, विच इज द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ सप्लाई, तो देखो जिससे कि रिटर्न्स आपको ज्यादा मिल रहे, तो लैक ऑफ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ गई तो आपका रिटर्न्स इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा। तो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर से होगा क्या, यस इससे होगा, डिवीजन ऑफ लेबर से आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू, अब इसमें भी हमने देखा था इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी थी, जिसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, मतलब जो अकाउंट्स में एंट्री जिसकी होती है बाकायदा कोई एक नाम के अंदर हम वो जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, इट इज द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ओन्ड बाय द ऑनर, ठीक है, यहाँ कॉस्ट किसकी लग रही है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, है ना, ये देखा था हमने। और हमने ये भी देखा था कि आपकी अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, वो भी देखा था हमने, रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट आपकी यहाँ पर निकली है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आपका 27 का आंसर क्या आएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। आपका नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज भी जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पूरा इकोनॉमिक कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मतलब ये इतनी कॉस्ट हमारे को, इतनी फिगर जो भी फिगर आएगी ये इससे ओवर एंड अबव ही हमारी प्राइस होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट कवर हो रहा है और हमारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब कौन सा कर्व इसमें से यू शेप्ड कर्व नहीं है, क्या क्वेश्चन है, जो यू शेप्ड नहीं है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व, एसी कर्व तो आप सबको पता है यू शेप का होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, एवीसी, एवीसी भी हमारा यू शेप्ड होता है। नेक्स्ट हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा ऐसा होता है और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है वो ऐसा होता है, नीचे आता है, ठीक है। तो ये यू शेप नहीं है, ठीक है, ये अपना वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसा होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आप ऐसे बोल सकते हो, इस तरह का होता है। एवरेज कॉस्ट कर्व भी ऐसा होता है, पर एएफसी कर्व जो है वो हमारा यू शेप्ड कर्व नहीं होता। और एमआर कैसा होता है, एमसी कॉस्ट, ये मैंने बताया था हॉकी स्टिक जैसा होता है, ठीक है, ये एमसी है, ये एएफसी है,
ये ABC है और ये AC है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू द इंटरएक्शन ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इफ द मार्केट इज, मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि प्राइस इज डिटरमाइंड कब किससे करेंगे, जब मोनोपोली है तो आपको लगता है कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के इंटरैक्शन की जरूरत पड़ेगी उसमें? नहीं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक खुद अपनी जो प्राइस है वो तय करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी आपका इसी तरह का रहता है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में भी आपका इसी तरह का रहता है कि आपके जो फर्म्स है यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है वो क्या हो गई, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर होती है, यहाँ पर फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। तो यहाँ पे तो वैसे भी वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, मोनोपोलिस्टिक में भी नहीं कर सकते, मोनोपोली में भी नहीं कर सकते। तो बचा क्या हमारे पास, ड्यूओपोली। तो ड्यूओपोली में प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू द इंटरएक्शन ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इफ द मार्केट इज ड्यूओपोली। नेक्स्ट, द concept of liquidity preference was introduced by John Maynard Keynes, J.M. Keynes, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, अब माइक्रो है तो हमने पहले ही बता दिया था, माइक्रो यूनिट क्या इंडिविजुअल यूनिट्स को डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट ऑन द पीपी कर्व, अगर हमारा कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें पीपीसी कर्व पे पॉइंट आ रहा है तो वो क्या बताएगा, इट टेल्स अस फुल एम्प्लॉयमेंट। Which of these will have highly inelastic supply? Highly inelastic supply, इसका मतलब क्या, inelastic का मतलब हमने ऊपर भी देखा था कि प्राइसेस में कोई भी चेंजेस हो ऊपर या नीचे, कोई भी चेंजेस के कारण अगर क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वो हाईली इलास्टिक सप्लाई किस में होगी, बताइए, सोचिए। पेरिशेबल गुड्स में होगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होगी, कंजम्पशन ऑफ एलिट क्लास में होगी। देखिए पेरिशेबल गुड्स और पहले आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या है, आपकी प्राइजेस के साथ, प्राइस में ऊपर नीचे होने के साथ क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस आते हैं, तो आप इसको तो क्या बोल सकते हो, हाईली इलास्टिक, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ एलीट क्लास, तो ये भी आपका इलास्टिक रहता है, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स ये होते हैं आपके हाईली इलास्टिक, क्यों, क्योंकि आप उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो तो खराब हो सकती हैं। तो कोई भी पेरिशेबल गुड्स में क्या होता है, मार्केट कैसा होता है उसका, कि अगर आपने एक दो दिन में उनको सेल आउट नहीं किया, प्राइस के कम होने से या प्राइस के ज्यादा होने से, तो भी उनके क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस नहीं आ सकते। अगर बहुत बिक रहा है तो क्या प्रोड्यूसर्स 2 दिन में उसको पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर प्राइसेस बढ़ भी रही हैं तो भी पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हाईली इनइलास्टिक सप्लाई है। नेक्स्ट है हमारा एपीएमपी कर्व्स। AP and MP curves will cut each other when, देखिए हमने ये भी करा हुआ है क्वेश्चन, AP and MP curves will cut each other when AP is maximum। ये जब हमने इस तरह का ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो क्लास में, ये मेरा TP है, मैक्सिमम पे है, ये मेरा MP है, और मेरा AP जो है ना ऐसे जा रहा था। तो हमने क्या देखा था कि AP मैक्सिमम तभी होता है जब वो यहाँ पे रहेगा, AP मैक्सिमम होता है जब वो TP और AP दोनों कर्व्स कट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिटर अर्न्स। लॉन्ग रन में हमने ये देखा था कि एक फीचर है, कौन सा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस फीचर के कारण कोई भी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट। इसका रीजन भी हमने देखा था
कि बहुत सारे उसकी प्रॉफिट को देखते हुए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर वो अर्न कर रही है शॉर्ट रन में, उसके प्रॉफिट को देखते हुए बहुत सारी फर्म्स मार्केट में आएंगी और इस वजह से उसका प्रॉफिट कम होके क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, द फर्म फेसेस शटडाउन सिचुएशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमने ये अभी ऊपर ही क्या हुआ है, देन व्हेन प्राइस इज लेस देन मिनिमम ऑफ एवीसी, एवीसी भी कवर नहीं हो रहा है और प्राइस उससे भी कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन पे आ जाएगा, प्राइस इज लेस देन मिनिमम एवीसी, देन हमें शट डाउन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है अ मोनोपोली डिमांड कर्व इज, मोनोपोली का डिमांड कर्व क्या होता है, तो हमने ये पहले से ही पता है कि डिमांड कर्व जो होता है वो मेरा प्राइस कर्व होता है, और प्राइस कर्व क्या होता है, हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। तो मोनोपोली में भी क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व क्या होगा, उसका AR कर्व, ठीक है। अब कॉर्नेट्स का ड्यूओपोली मॉडल जो है हमारा, कॉर्नेट्स का ड्यूओपोली मॉडल है, उसके अंदर उसने क्या बोला था, आउटपुट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव आउटपुट 2/3 होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 2/3 ऑफ द कॉम्पिटिटिव आउटपुट। कोई भी आउटपुट में जो हमारा लेबर और कैपिटल का है उसका मैंने बताया था वो क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। विच ऑफ दीज affects the speculative demand for money, which of these affects speculative demand for money। देखिए, रियल इनकम, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों हमने ऊपर भी क्वेश्चन में देखे थे कि मनी की डिमांड को लेकर ये अफेक्ट करते हैं, तीनों की तीनों चीजें। पर अगर स्पेक्यूलेटिव ऐड हो गया है तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ही डिटरमाइन करता है, वो ही अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर ज्यादा होगा आपका इंटरेस्ट का रेट तो क्या करेगी, अगर बैंक लोन का इंटरेस्ट आपका ज्यादा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वो जो आपके कंज्यूमर्स है वो क्या करेंगे, वो अपनी इनकम को सेविंग्स के रूप में बैंक में नहीं ले जाके घर में ही रखेंगे। सिर्फ घर में रखेंगे तो आपकी डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो डिपॉजिट्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इफ द कंट्री इज पासिंग थ्रू रिसेशन, इफ द कंट्री इज पासिंग थ्रू रिसेशन द RBI वुड, अभी हमने देखा था ऊपर, बाय बॉन्ड्स, रिड्यूस CRR, ईज आउट बैंक रेट, तो इसका तो हो सकता है, देखो बाय बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड्स अगर आएंगे तो बॉन्ड्स आएंगे तो मनी किसकी तरफ फ्लो होगी, पब्लिक की तरफ फ्लो होगी। बॉन्ड्स कौन खरीद रहा है, RBI बॉन्ड्स खरीद रही है, अगर RBI बॉन्ड्स खरीदेगी तो पैसा किसके पास जा रहा है, पब्लिक के पास जा रहा है। तो रिसेशन के टाइम हमें यही तो चाहिए कि मनी सप्लाई बढ़े, तो मनी सप्लाई का तो ये भी हो सकता है पॉइंट, है ना, कि ये भी RBI कर सकती है। रिड्यूस CRR, तो ये भी हमने देखा था कि कैश रिजर्व रेशियो अगर कम कर देते हैं तो कैश रिजर्व रेशियो इज इनवर्सली रिलेटेड, ये भी देखा था कि CRR जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है किससे, मनी की सप्लाई से। अगर आप CRR को कम कर दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर आपने CRR को बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है रेसेशन में RBI के पास। ईज आउट बैंक रेट, तो बैंक रेट को अगर आपने सस्ता कर दिया, मतलब लैंड जो जिससे कि RBI कमर्शियल बैंक्स को जिस इंटरेस्ट पे लोन देती है वो होता है बैंक रेट, तो अगर बैंक रेट भी आपने कम कर दिया तो भी मनी सप्लाई बढ़ सकता है। तो इसके वजह से क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा कि रेसेशन के टाइम RBI क्या कर सकती है, तीनों पॉइंट्स को देख सकती है, तीनों हो सकते हैं। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, शेयरिंग ऑफ इनकम, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है लियोनेल रॉबिन्स इज रिलेटेड टू, तो स्केर्सिटी डेफिनेशन है, ये तो आंख मूंद के भी आप बता सकते हो। वेल्थ किसकी है, वेलफेयर किसकी है, आपको पता है वेल्थ किसकी है, एडम स्मिथ की, वेलफेयर किसकी है, मार्शल की है, स्केर्सिटी किसकी है, लियोनेल रॉबिन्स की, ग्रोथ किसकी है, JM कीन्स, और लास्ट में हमने सैमुअलसन उनकी देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा if the marginal utility curve slopes downwards, marginal utility curve slopes downwards left to right all through, अगर मेरा MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व
मतलब अगर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है जैसे जैसे मैं यूनिट्स को कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी अपवर्ड राइजिंग, ये तो है ही, इट विल बी डाउनवर्ड फॉलिंग, वो इवेंचुअली होगी, इट विल बी पैरेलल टू एक्स, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो आप टीयू के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करोगे वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज होती है, पर टोटल यूटिलिटी पहले तो क्या होती है, राइज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर कम होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व विल बी इनइलास्टिक। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, डिमांड एंड सप्लाई में हमने जो कौन सा एक्सपेंडिचर मेथड देखा था उसके बेसिस पे है कि डिमांड कर्व विल बी इनइलास्टिक। तो हमने 3 तरह के डिमांड कर्व्स देखे थे, उसमें यूनिट इलास्टिक है ना, फिर एक क्या देखा था हमने, इनइलास्टिक, और एक देखा था हमने इलास्टिक। और उसमें हमने ये भी देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को नहीं देखेंगे, प्राइस और एक्सपेंडिचर को देखेंगे, एक्सपेंडिचर को देखेंगे, ठीक है। यूनिट इलास्टिक ने क्या देखा था कि प्राइस के ऊपर या नीचे होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहता है तो वो होता है यूनिट इलास्टिसिटी। अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या फिर प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनइलास्टिक है। और इलास्टिक किसमें होता है, ये भी देखा था, क्या देखा था कि प्राइस के बढ़ने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है, या फिर प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, डिमांड कर्व विल बी इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कब होगा, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर rises with the rise in the price level। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देख लिया है। इकोनॉमिक कॉस्ट का क्या देखा था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो तीनों ही मतलब हुए ना कि तीनों ही चीजें आ रही हैं इसके अंदर। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होता है, तीनों ही एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इम्प्लाइज। हमने ये भी देखा था कि डिसइकोनॉमीज कैसे होते हैं। डिसइकोनॉमीज क्या होते हैं, मतलब एडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेज मतलब इकोनॉमीज मतलब एडवांटेजेस, डिसइकोनॉमीज मतलब डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में हमने क्या देखा था कि एक्सटर्नल डिसएडवांटेजेस हैं तो हमारा क्या होगा, एलएसी विल बी अपवर्ड राइजिंग। यहाँ पर एलएसी कर्व क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा या नीचे की तरफ बढ़ेगा, या एलएसी विल बी शिफ्टिंग अपवर्ड्स। यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो क्या होगा बेटा कि आपका पूरा ही शिफ्ट होगा, जो एसी है वो आपका पूरा शिफ्ट होगा अपवर्ड्स, ठीक है। डाउनवर्ड्स तो शिफ्ट होगा तो वो डिसइकोनॉमीज नहीं आएगा, कॉस्ट कम हो रही है मतलब आपका इकोनॉमीज हो जाएगा। यहाँ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की बात हो रही है, मतलब डिसएडवांटेजेस कम होंगे एक्सटर्नल स्केल के लिए, तो फिर आप क्या बोलोगे, एलएसी विल बी शिफ्टिंग अपवर्ड्स। इफ द एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, ये भी हमने करा हुआ है बहुत बार, एपी और एमपी का रिलेशन, ठीक है। एपी एमपी के रिलेशन में हमने क्या देखा था कि एपी जो है, अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एपी बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है एपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ेगा, ये भी नहीं हो सकता। एमपी मस्ट बी फॉलिंग, ऐसे भी नहीं हो सकता। सेम होता है, ये भी नहीं होता है, क्योंकि एमपी जो है वो आपका कोई भी ट्रेंड शो करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नथिंग स्पेसिफिक कैन बी सेड अबाउट दी एमपी। एमपी के बारे में आप कह नहीं सकते कुछ भी। Which of the following is the common property of perfect competition and monopolistic competition? परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वो भी था, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी था, है ना, ये सारे देखे थे हमने। मोनोपोलिस्टिक में क्या था, मोनोपोलिस्टिक में देखा था हमने कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये देखा था मोनोपोलिस्टिक में। फिर हमने और भी देखे थे हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस नहीं होते, ठीक है। पर इस दोनों में एक कॉमन चीज कौन सी थी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये दोनों में था।
free entry and free exit. In the short run, supernormal profits can be earned by, short run में supernormal profits कब अर्न कर सकते हैं? परफेक्ट कंपटीशन वाला भी कर सकता है, राइट कर सकता है, तीनों स्टेजेस हो सकते हैं, मोनोपोलिस्ट भी कर सकता है, कर सकता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर यहाँ पे बोला उसने कि लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन अर्न करता? मोनोपोली वाला। पर शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तीनों कर सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? डी। ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, हमने याद है आपने क्या क्या किया था? अपने प्राइमरी फंक्शंस भी किए थे हमने, सेकेंडरी फंक्शंस भी किए थे। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे मेन जो मेजर फंक्शन है हमारे मनी का, वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और ये मेरे साथ एमसीक्यूज आपने किए तो थोड़ा सा आपका ब्रश अप हो गया होगा जो हमने पढ़ा हुआ था अपनी रेगुलर क्लासेस में। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तब इसके साथ ही हम क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, और आप भी जोरदार पढ़ाई कीजिए।